Hello everyone, welcome on my YouTube channel Crack Neat with me. तो today I will discuss about the chemical kinetics. तो ऐसा है कि केमिकल काइनेटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और जेई एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और नीट एग्जाम में भी पूछे गए हैं. तो आज मैं उसको शॉर्ट नोट्स के थ्रू मैं उसको रिवाइज करवाने वाली हूँ. तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स के बारे में क्या जानते हैं हम लोग. तो केमिकल काइनेटिक्स में होता है कोई भी अगर जो रिएक्शंस हो रही है इसके बारे में बात करी जाए तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है. केमिकल काइनेटिक्स बोले तो इसके बारे में बात की जाए तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है. तो कोई भी रिएक्शन जब होती है, कोई भी रिएक्शन क्या होती है, जब रिएक्शन होती है तो उसमें जो होता है, कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें हम लोग उसके रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, बोले तो के का वैल्यू निकालते हैं. ओके, तो उसमें हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे. तो यहाँ देखते हैं सबसे फर्स्ट जो हमारा आता है, वो है रेट ऑफ रिएक्शन. तो व्हाट अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में क्या जानते हैं. तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट गिवन इन अ बैलेंस रिएक्शन. सपोज दैट यहाँ पे कुछ गिवन है, ठीक है. यहाँ देखो ए है, फिर कैपिटल ए है प्लस बी और ये हमें गिव करके दे रहा है स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी. ओके, यहाँ पे हम लोग देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में. तो ये जो है कैपिटल ए प्लस ए और स्मॉल बी कैपिटल बी, ये गिव करके दे रहा है स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी. ये जो स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, स्मॉल सी है एंड स्मॉल डी है, ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट हुए. तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं हम लोग कैसे. तो रेट ऑफ रिएक्शन को शॉर्ट में हम लोग ROR भी लिख सकते हैं. तो ROR इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/a स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू concentration of a -1 by a small b stoichiometric coefficient into concentration of dp divided by dt. ओके, ये हुआ हमारा किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए. लेकिन नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके लिए, प्रोडक्ट साइड के लिए. तो हमारा ए जो था, ये रिएक्शन तो सेम ही रहेगा, a प्लस बी इंटू बी गिव कर रहा था सी प्लस डी. ओके, तो हम यहाँ पे बात करते हैं रिएक्टेंट साइड के लिए. तो ROR जो हमारा है रिएक्टेंट साइड के लिए क्या हो जाएगा, +1/c कंसंट्रेशन ऑफ DC डिवाइडेड बाई DT इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ DT डिवाइडेड बाई DT. ओके, इसके इक्वल होगा. तो ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है. जो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट का होता है, प्रोडक्ट का होता है, वो आपस में इक्वल होता है. ओके, तो ये जितने जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं. तो हम यहाँ पे यही बात कर रहे थे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट एंड गिवन इन बैलेंस केमिकल रिएक्शन. तो जब हम प्रोडक्ट रिएक्टेंट की बात करते हैं तो हमेशा उसका माइनस में होता है, क्योंकि जो हम जब भी देखते हैं तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस होता है. मतलब अगर जो इधर साइड कुछ है, ये रिएक्टेंट है, इधर कुछ तो है कि उसमें डिक्रीज हो रहा है, तब जाके हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, तभी तो हमारा जाके प्रोडक्ट बन रहा है. जब इसमें रिएक्टेंट कुछ लेंगे तो प्रोडक्ट कब बनेगा, जब रिएक्टेंट टूट कर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा. तो मतलब रिएक्टेंट साइड डिक्रीज हो रहा है, अमाउंट ऑफ जो होता है वो कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट साइड बढ़ रहा है. तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ कंसंट्रेशन इसके टर्म्स में लेते हैं, रिएक्टेंट के टर्म्स में तो हमेशा क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं. ठीक है, यहाँ निगेटिव लेते हैं. और डिसअपियरेंस ऑफ कंसंट्रेशन भी, इसका भी हम क्या लेंगे, निगेटिव, क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट साइड है. बट हम इसकी बात करते हैं सी डी की. ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट आ गया. ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा क्या हो जाता है, प्रोडक्ट. ये है हमारा प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट है, तो इस केस में क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे ही रिएक्टेंट टूटते हैं तो प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होता है. तो प्रोडक्ट हमारा हमेशा ऑलवेज आता है पॉजिटिव. क्या आता है, पॉजिटिव. इसलिए यहाँ पे देखो आप, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी जो है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी जो है, बोले तो कंसंट्रेशन का जितना भी टर्म्स है वो नेगेटिव में ले रहे हैं, लेकिन कंसंट्रेशन का जितना भी टर्म्स है प्रोडक्ट के साइड का, वो सब हम लोग ले रहे हैं पॉजिटिव में ले रहे हैं. यहाँ देखो आप, पूरे जो है पॉजिटिव में. और मैंने जैसा कि बताया कि कोई का जो केमिकल रिएक्शन है तो उसमें जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम, बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट साइड का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम, बोले तो ROR रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट साइड इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट साइड. ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस. ये तो डी सेम आया, तो ये सब आ रहा है क्या, हमारा पॉजिटिव आ रहा है, सब आ रहा है पॉजिटिव. यू कैन सी सब आ रहा है हमारा पॉजिटिव. नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन फॉर ROR. अब ROR कितने टाइप्स के होते हैं, तो ROR हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, टोटल 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट जो होता है हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. अब क्लासिफिकेशन ऑफ ROR के बारे में तो समझिए कि ROR बेसिकली क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई टाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टाइम. अब अगर जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बोले तो रिएक्टेंट साइड के जो भी होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है निगेटिव में होता है, और प्रोडक्ट साइड के लिए होता है पॉजिटिव होता है, क्योंकि जो रिएक्टेंट टूटता है वही प्रोडक्ट में जाके फॉर्मेशन होता है. ओके, तो क्लासिफिकेशन ROR जो होता है 2 टाइप्स का होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे. तो हम जब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे बोला गया है रेट जो होता है, जो रेट होते हैं बीच मेजर, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो मेजरमेंट करते हैं, तो हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है. मैथमेटिकली बोला जाए तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम. ठीक है, टोटल टाइम ठीक है, नहीं टाइम भी फाइनल का फिर माइनस इनिशियल का, तो ये पूरा आता है माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी. इफ हमारा ए से कोई है, ए से बी में कन्वर्जन हो रहा है, तो डायरेक्ट हम इसका क्या लिख सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं. इनिशियल में कुछ होगा, ए होगा, फिर यहाँ 0 हो गया, फाइनल क्या होगा, ए माइनस ए. जितना इधर टूट रहा है उतना ही तो इधर बनेगा, इतना ही बनेगा. अब इधर साइड हम अगर जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे ए कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस ए
डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, मतलब कि पहले कितना बनने में लगा, तो T2 माइनस T1 में भी ए बनने में T2 टाइम लग रहा था, तो इनिशियल तो कुछ तो टाइम लग रहा होगा, तो ये हमारा क्या आ जाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लिया जाता है। मीन्स कहने का सेंस ये हुआ कि वो बेसिकली लिया जाता है जो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लिया जाता है। नेक्स्ट अगर जो बात करते हैं हम लोग, तो ये तो हमारा जो टर्म्स था, ये एक कंपेरिजन में हम लोग रिएक्टेंट के साइड देख रहे थे। ये जो हमारा था रिएक्टेंट के कंपेरिजन में हम लोगों ने देखा क्या, रिएक्टेंट के कंपेरिजन में हम लोगों ने देखा रिएक्टेंट कंपेरिजन में हम लोगों ने देखा कि ये क्या है, हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली ये होता है, जब हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमारा होता है लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो एवरेज ये हमारा इंस्टेंटेनियस होगा, कोई इंस्टेंट के लिए होगा, लाइक 5 सेकंड के लिए, 6 सेकंड के लिए, आधे घंटे के लिए, ये हमारा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है विच इज मेजर इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, जो वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हम मेजरमेंट करते हैं इसका। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली ये क्या होता है मैथमेटिकली इसमें देखा जाता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है उसमें लिमिटेशंस होती हैं, जैसा कि मैंने बताया, या तो 2 सेकंड के लिए हो जाए, या तो आधे घंटे के लिए हो जाए, मतलब इंस्टेंट टाइम के लिए होता है। इसमें हम कोई सेम वे में लिखते हैं। इसमें भी रिएक्टेंट के साइड के लिए क्या होगा, आर होगा, निगेटिव होगा, और पॉजिटिव होगा बी के लिए, बोले तो रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट के लिए। अब इसके लिए जो ग्राफ आता है, ये आप ग्राफ देख लो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की। नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, ये थ्योरी क्या कहता है, ये भी जो क्वेश्चंस हैं ये पूरे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मीन्स ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है आर जो होता है, इसके अकॉर्डिंग बोला गया, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग बोला गया कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट राइज टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेसिकली देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा होगा, बट एक्चुअली होता ऐसा है कि इफ़ कोई प्रोडक्ट है, कोई रिएक्शन है, ठीक है, ये ए है प्लस बी और ये प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा है। तो आर बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं, आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ये जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इनटू कंसंट्रेशन ऑफ पी टू द पावर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग बोला गया था। तो आर इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को आर से रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ जो आएगा प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट को के से रिप्रेजेंट करेंगे इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ पी टू द पावर वाई। ये जो हमारा एक्स और वाई जो होता है ये एक्चुअल में होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जो कि एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है। जब हम इसको कैलकुलेट करके लिखते हैं तो एक्स और वाई बोले तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड ए बी और एक्स प्लस वाई ये दोनों डिफरेंट वैल्यू आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर जो इफ ए और बी इक्वल टू 1 लेते हैं तो ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है के इक्वल हो जाता है, के इक्वल हो जाता है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो ऑर्डर रिएक्शन सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट रेट लॉ इक्वेशन, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इन रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन बेसिकली ये होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं उसमें जो के आता है एंड ये जो पावर होता है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो पावर आप देख रहे हो, ये जो पावर आप देख रहे हो, ये जो एक्स और वाई जो पावर है, ये एक्स और वाई जो पावर है हमारा, वो जो हमारा एक्स और वाई जो पावर होता है इसी का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। जो कि रेट लॉ इक्वेशन में क्या कहते हैं, एक्स और वाई जो होता है बेसिकली स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिया जाता है, ये लिया जाता है बैलेंस इक्वेशन जो कि कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटल होता है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आता है। ओके, ये हमारा क्या होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे हमारा एक्स जो क्या है, एक्स है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, वाई क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, एक्स प्लस वाई बोलेंगे ओवरऑल द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसी से हमें पता चलता है कि वो रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें क्या होता है, जैसे कि सपोज दैट ए से बी बन रहा है तो बी से सी बनेगा, सी से हमारा क्या बनेगा डी बनेगा। बताओ इसमें ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, फिर सी से डी बन रहा है। तो इसमें जो होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बेसिकली होता है रिएक्शन इन विच कंप्लीट इन मल्टी स्टेप। तो आप यहाँ देखो ए से बी बन रहा है, फिर बी से हमारा क्या बन रहा है सी बन रहा है, फिर सी से हमारा क्या बन रहा है डी बन रहा है। तो यहाँ पर मल्टी स्टेप रिएक्शन हो रही है ना, पहले ए से बी बना, फिर बी से सी बना, फिर सी से डी बना, फिर सी से डी बना, फिर डी से ई भी बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा रिएक्शन जो हम क्या करें मल्टी स्टेप रिएक्शन में बोलते, तो एक से ज़्यादा स्टेप में जो रिएक्शन हो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओके, इसमें क्या होता है स्लोएस्ट स्टेप जो होता है, सपोज दैट ए से बी जो हमारा गया वो फास्ट स्टेप था, फिर बी से जो सी हमारा गया वो स्लोएस्ट स्टेप हो गया। सपोज कर रहे हैं ऐसा कि ये हमारा स्लो स्टेप हो गया, तो स्लो जो स्टेप होगा यही करेगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कितना होना चाहिए इस इक्वेशन का, इस पूरे इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन कितना होना चाहिए वो डिटरमाइनिंग स्टेप वही बताएगा कि रेट कितना होगा, बिकॉज रेट इज डिटरमाइंड इन द स्लोएस्ट स्टेप। अब बताओ कोई रिएक्शन ए से बी डायरेक्ट बन गई, कुछ हम लोगों ने ए रिएक्टेंट दिया बी में डायरेक्ट कन्वर्जन हो गया, तो बताओ वो फास्ट रिएक्शन हुआ, तो फास्ट रिएक्शन में कभी हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना, नहीं डिटरमाइन कर सकते। लेकिन जैसे ही हम लोग बी से सी बना, मतलब बी को कुछ अमाउंट में दिया गया, सी बनने में उसको थोड़ा टाइम लग रहा है, तो बी से सी बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो वो स्लोएस्ट स्टेप हो गया। वहाँ से हमें पता चलेगा कि इस पूरे वाले रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यही रिएक्शन के बारे में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो था। तो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे एक रिएक्शन है 2NO गैस बन रहा है प्लस H2 गैस, ये कन्वर्ट करके दे रहा है N2 गैस प्लस 2H2O गैस। ओके, अब देखो इसमें है ऐसा कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, तो पहले हमारा क्या बन रहा था, पहले हमारा बन रहा था 2NO से हमारा बन रहा था कन्वर्जन होकर N2O2, ये हमारा फास्ट रिएक्शन था, ये हमारा क्या था फास्ट रिएक्शन था। ठीक है, आई थिंक मुझे ये यहाँ से
समझाने में सही रहेगा। इस केस में आप देखो, यहाँ पे जब मल्टी स्टेप रिएक्शन की बात करते हैं तो इस केस में क्या है, ये जो 2NO है, ये जो है फर्स्ट रिएक्शन स्टेप है, 2NO से N2O बन रहा है। पहले हमारा केस क्या था, NO दिए, रिएक्टेंट साइड NO है, H2O है तो ये बन के दे रहा है N2 + 2H2O। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन देखा जाए तो NO जो है N2O2 में बन रहा है जो फर्स्ट रिएक्शन है। सेकंड जो है N2O2 को जब H2 दिया जा रहा है तो वो बन रहा है NO2 + H2O, मतलब कि ये स्लो स्टेप रिएक्शन है, मतलब दिया गया तो तुरंत ये बनकर नहीं दे रहा है, ये स्लो स्टेप रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारा थर्ड जो है N2O + H2, अरे ये फर्स्ट रिएक्शन स्टेप है। अब आप बताओ कि जिसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा वो कौन होगा, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बेसिकली जो स्लोएस्ट स्टेप रिएक्शन वाला होता है, तो ये जो हमारा होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो इस केस में हम लोग निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं हम लोग। अब यहाँ के इक्विवेलेंट पूरा किया जाता है। के इक्विवेलेंट होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जहाँ पे ये वैल्यू रखा गया है। ये वैल्यू है N2O2 डिवाइडेड बाई NO का होल स्क्वायर। बेसिकली देखा जाए तो ये रिएक्टेंट साइड का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट साइड का कंसंट्रेशन का स्क्वायर किया गया है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप पढ़े होंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। नेक्स्ट है, अब यहाँ से हम लोग बेसिकली ये देखते हैं कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आ गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम निकालते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन में केस में देखते हैं। तो मल्टी स्टेप रिएक्शन के केस में रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इसके पावर का स्क्वायर हो जाता है, ये देख रहे हो, इसका कंसंट्रेशन का स्क्वायर इंटू H2। बोलते रेट ऑफ रिएक्शन जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो हमारा था स्लोएस्ट स्टेप, यही हमारा शो करता है क्या, स्लो स्टेप ही जो होता है हमारा वो शो करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन उस रिएक्शन का कितना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, तो जीरो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इस रिएक्शन में होता है रेट जो होता है इंडिपेंडेंट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। बट इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन जो होता है रेट जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वो डिपेंड नहीं कर रहे होते, नॉट डिपेंड, वो डिपेंड ही नहीं कर रहा, डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये रेट जो होता है डिपेंड ही नहीं कर रहा होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे। ओके, नेक्स्ट देखो आप यहाँ पे एक है क्या, यहाँ पे बात करते हैं तो ए से जो हमारा रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा है। तो इनिशियल सपोज दैट इनिशियल कुछ जो था रिएक्टेंट हमारे पास एक कंसंट्रेशन में था, प्रोडक्ट कुछ बना नहीं था इनिशियल, जब एक कंसंट्रेशन कुछ मतलब कंसंट्रेशन हमारे पास है, जब रिएक्शन नहीं हुई तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हुआ हमारे पास, जीरो। नेक्स्ट आफ्टर टाइम टी हम लोग जब देखते हैं तो आफ्टर टाइम टी ए में कुछ ब्रेक डाउन होता है, बोले तो कंसंट्रेशन में कुछ टूटा, उसके बाद प्रोडक्ट में क्या हुआ वो फॉर्म हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे रेट की बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ -dA/dt इक्वल टू dS/dt, इसी को लिखते हैं K इंटू रेट इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट। अब रेट जो है हमारा K के इक्वल हो गया, जो हमारा रेट है क्या हो गया, K के इक्वल हो गया यहाँ पे। तो इसके हम देख सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ K होता है, बोले तो इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू द रेट कांस्टेंट। इस केस में देख रहे हैं इन द जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन जो है इक्वल टू रेट कांस्टेंट हो रहा है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला एक आता है AT इक्वल टू A नॉट माइनस KT, और इस वाले फॉर्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जेईई में भी और नीट में भी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट बात करी जा रही है इसके ग्राफ की। तो इसके ग्राफ में इसमें क्या होता है, हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला क्या है हमारा, AT बोले तो एट द टाइम टी कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू A नॉट माइनस बोले तो इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस KT। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो इस केस में क्या होता है, ग्राफ जो हम लोग देखते हैं तो ग्राफ R के बीच में और कांस्टेंट के बीच में, बोले तो R जो है रेट ऑफ रिएक्शन और कांस्टेंट K के बीच में ग्राफ जो बनते हैं ये स्ट्रेट लाइन हो जाता है, बोले तो पूरा होल टाइम जो होता है कांस्टेंट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये ग्राफ जो होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके केस में, तो AT बोले तो आफ्टर टाइम टी कंसंट्रेशन एंड टाइम के बीच का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन आता है, बट इसका स्लोप जो होता है माइनस में होता है। क्यों, क्योंकि जब हम इसको बाई पे पुट करते हैं तो इक्वल टू हो जाएगा क्या, mx + c, ये होगा, और उसके बाद t जो है टाइम है, तो c को ये बोले तो mx जो हमारा आ गया यहाँ पे आएगा, x पे हम लोग टाइम को ले रहे हैं ना, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा -k, तो स्लोप -k हो गया। आई थिंक आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को, ना समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट है देखो, नेक्स्ट है जो है एक्स और टी के बीच का ग्राफ। एक्स हमारा क्या है, तो बोले तो कुछ तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट में से कुछ कंसंट्रेशन टूट आती है, तो बोले तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एक्स था, और टाइम के बीच का ग्राफ जो था क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ये तो स्लोप इसमें क्या है, के इक्वल है, बोले तो कांस्टेंट है। स्लोप जो है के इक्वल है, तो बोले तो रेट लॉ इक्वेशन रेट ऑफ रिएक्शन जो इक्वल है कांस्टेंट के इक्वल है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होता है, बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो R इक्वल टू K है, ठीक है, यहाँ क्या है, R इक्वल टू K है, यहाँ है R इक्वल टू K, R इक्वल टू K इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यूनिट ऑफ R इक्वल टू क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर इंटू सेकंड होता है, क्योंकि जो R का यूनिट होगा वही हमारा K का भी यूनिट होगा। तो R का यूनिट पहले ही हम लोग देखे थे, रेट ऑफ रिएक्शन के केस में क्या होता था, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता था हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ पर यूनिट टाइम। तो उसके केस में देखा जाए तो कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है मोल पर लीटर होता है, और उस इंटू सेकंड, तो मोल पर लीटर इंटू सेकंड हमारा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट का जो होता है यूनिट होता है। ठीक है,
नेक्स्ट हम हाफ लाइफ की बात करते हैं। बोले तो कोई भी रिएक्शन होने में कितना टाइम ले रही है, तो मे बी ये हाफ लाइफ हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि कोई भी रिएक्शन जो होती है इंस्टेंट टाइम के लिए होती है। तो हाफ लाइफ की बात करें तो हाफ टाइम इन विच हाफ द इनिशियल अमाउंट इज कंज्यूम, मतलब ऐसा टाइम जिसमें जो इनिशियल अमाउंट हम लोग लिए थे, बोले तो रिएक्टेंट कुछ जो लिया गया था उसका अमाउंट क्या हो जाए, कंज्यूम्ड हो जाए। बोले तो हाफ अमाउंट कंज्यूम्ड है। सपोज दैट ए हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन था, इससे हमें बी प्रोडक्ट बनाना था। इफ इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा जो है ए था, तो कुछ टाइम हमारा बाद क्या हो जाना चाहिए, A/2, ये वो हो जाना चाहिए A/2, मतलब कि जो आधा होगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा, वो हमारा हाफ लाइफ होता है उतना टाइम में, मतलब आधे टाइम में ये हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो AT इक्वल टू मतलब फाइनल कंसंट्रेशन एट द टाइम T, कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू A0/2, तो T हाफ इक्वल टू क्या हो गया, A0/2 2K। तो T हाफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं K भी हमारा इंक्रीज होता है। K हमारा क्या है, रेट कॉन्स्टेंट है। एंड टी आप जो है हाफ लाइफ है। तो हाफ लाइफ बोले तो फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, सॉरी इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोले तो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। कोई अगर जो रिएक्शन है तो होगी 100% रिएक्शन होगी, बोले तो पूरा का पूरा ए जो है, पूरा का पूरा रिएक्टेंट जो है बी में कन्वर्ट होगा, पूरा का पूरा प्रोडक्ट बनेगा। इस केस में टी 100% इक्वल टू लिखते हैं A0/K। A0 जो होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, A0 हमारा क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाई क्या, के। इवन AT इक्वल टू 0, जैसे ही हम AT को क्या करते हैं, 0 इक्वल टू लेते हैं, तो ये जो हमारा होता है A0/K, मतलब कोई भी रिएक्शन होती है 100% होती है तो T 100% इक्वल टू A0/K इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रेट कांस्टेंट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट केस बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में क्या होगा, एन का वैल्यू जो होगा 0 होगा, 1 होगा, सॉरी 1 होगा। ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब एन जो हमारा ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को शो करता है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मतलब जितना रिएक्टेंट साइड में है पावर और जितना प्रोडक्ट साइड में है वो दोनों इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये होता है एन इक्वल टू 1 इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एन इक्वल टू 1। अब इस केस में क्या होता है, रिएक्शन भी स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या था, जो हमारा रिएक्शन था वो रेट के इंडिपेंडेंट था, बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन से इंडिपेंडेंट था इनिशियल कंसंट्रेशन से। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो था डायरेक्ट इंडिपेंडेंट बोले तो डिपेंड नहीं कर रहा था किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। बट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ए जो होता है ये रिएक्टेंट है और किसमें कन्वर्जन है, प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है। एट द टाइम T0 बोले तो इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल टाइम में कुछ अमाउंट ए होगा जो प्रोडक्ट बन के, प्रोडक्ट उस टाइम बना ही नहीं होगा। जब इनिशियल हम अमाउंट ए लेते हैं रिएक्टेंट का तो प्रोडक्ट में टूटता ही नहीं, प्रोडक्ट बना ही नहीं इनिशियल। आफ्टर टाइम T जब A-X होता है बोले तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो ए का था रिएक्टेंट साइड का था कुछ टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तो वही प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है जो कि हमारा एक्स है। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जब हम लोग इतना कैलकुलेट करते हैं, ज़्यादा इसका ये जरूरत नहीं है, जब आप बोर्ड देते हो तो उसमें आपको देख लेना होता है। एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आ जाएगा कि इसका डेरिवेशन कैसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला याद कर लेते हैं, ये AT इक्वल टू A0 e टू द पावर माइनस KT। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब AT क्या है, आफ्टर टाइम T कंसंट्रेशन इक्वल टू A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ E टू द पावर माइनस KT। ई तो आप जानते हो वैल्यू 2.301 होता है, एंड K है एंड T है, तो K का पूरा ओवरऑल वैल्यू देखा जाए तो 2.303 डिवाइड बाई T log A0/AT। ये हमारा जो होता है वैल्यू रहता है इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे थे ना, तो इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारा क्या होता है, K इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T log A0/AT। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ग्राफ के लिए। तो ln AT और T के बीच का ग्राफ क्या होगा, ln AT और T के बीच का ग्राफ जो होगा ऐसा होगा, और AT और T के बीच का ग्राफ ये देखो आप, और ये जो होता है R ऑफ कांस्टेंट के कंसंट्रेशन, R जो है रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसा ग्राफ होता है। अच्छा, ग्राफ को भी रिमाइंड कर लेना होता है क्योंकि ऐसा कुछ रिएक्शन, ऐसे कुछ ग्राफ दे रखे होते हैं एग्जाम में और पूछा जाता है कि बताओ इनमें से कौन जो है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन या फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उस केस में आपको ये सब ध्यान रखना होता है। तो आप एक बार दो बार देख लो, प्रैक्टिस कर लो तो आ जाएगा। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो होता है इक्वल टू होता है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इक्वल टू, ये देखो R इक्वल टू K इंटू A इक्वल टू मोल। ये पूरा वैल्यू हम लोग जब पुट करते हैं तो डायरेक्ट हमें याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में रेट कांस्टेंट होता है पर सेकंड होता है। ओके, बस ज़्यादा नहीं याद करना, बस ये याद रखना है कि इसका यूनिट ये होता है। कैसे क्या होता है वो उतना एग्जाम में नहीं पूछे जाते। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसके इफेक्ट की, नहीं हाफ लाइफ की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी हाफ लाइफ किस पे डिपेंड करता है, तो हाफ लाइफ जो होता है, हाफ लाइफ जो होता है AT इक्वल टू, हम लोग पहले ही जानते हैं कि AT जो होता है बोले तो AT जो हमारा होता है बोले तो ये AT जो है इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन जो होता है इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाती है जब T हाफ लेते हैं। तो T हाफ बोले तो कोई भी रिएक्शन जो होती है हाफ टाइम के बाद कितना कन्वर्ट हो गया, तो T हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई K। और K जो होता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है। K हमारा क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो फॉर्मूला आप याद रखोगे, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करते K इंक्रीज होता है, T हाफ जो होता है हमारा डिक्रीज होता है। T हाफ और कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट हमारा फैक्टर होता है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सेकंड होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, थर्ड होता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, फोर्थ होता है इफेक्ट ऑफ डिविजन एनर्जी एंड टेम्परेचर। तो एक एक करके बात करते हैं इसकी, एक करके बात करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट जो होता है हमारा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इफेक्ट करता है। तो फर्स्ट देखते हैं कंसंट्रेशन जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगा, कोलिजन इंक्रीज होगा, ROR इंक्रीज होगा। अब कोलिजन थ्योरी क्या होता है, जैसे कि अगर जो कुछ रिएक्टेंट जो होता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहता है, जो होता है रिएक्टेंट जो होता है प्रोडक्ट में कन्वर्जन होना चाहता है, तो कोलिजन थ्योरी का सेंस ये है कि जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्जन होते हैं। ओके, तो 3 नेसेसरी कंडीशन फॉर रिएक्शन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। अब इसमें भी 3 कंडीशन होना चाहिए, सिर्फ कोलिजन इनफ नहीं है। कोलिजन थ्योरी इसलिए आया गया था कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ जो कोलिजन होता है एक दूसरे से फाइट होता है, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं उसके इसमें 3 कंडीशन फॉलो करना होता है। फर्स्ट जो है कोलिजन, कोलिजन के केस में क्या होता है नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। अब सिर्फ कोलिजन हो जाएगा तो क्या इफेक्ट देगा, ये इफेक्ट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे, तो नो, कोलिजन होने से सिर्फ इफेक्ट नहीं होता रेट ऑफ रिएक्शन पे, इसके लिए भी कुछ और क्राइटेरिया होना चाहिए। कोलिजन तो होना ही चाहिए, वो प्रोडक्ट में कन्वर्जन होगा। नेक्स्ट जो हमारा आता है
नेक्स्ट जो आता है हमारा प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब ऐसा करो, ऐसा है कि धक्का मुक्की हो रहा है, बोले तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो क्या हमारा हाथ जो होता है पैर में आ जाता है क्या, या हमारा पैर जो हाथ में आ जाता है क्या? ऐसा नहीं होता ना। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब अगर जो कोई मॉलिक्यूल्स है या कोई कंपाउंड है उसमें अगर जो आयंस के फॉर्मेट में टूट गए, बोले तो प्लस और माइनस के फॉर्मेट में टूट गए, तो उसमें से भी ऐसा होता है कि प्लस जो होते हैं माइनस के साथ अटैच होता है, माइनस होता है प्लस के साथ अटैच होगा। तो इसमें केस में ऐसा होता है प्रॉपर ओरिएंटेशन कहने का सिंधु नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। ये भी नेसेसरी होनी चाहिए, मतलब कंपाउंड किसके साथ अटैच हो रहा है, प्रॉपर कंपाउंड के साथ ये अटैच होना चाहिए, प्रॉपर एलिमेंट के साथ कॉन्टैक्ट होना चाहिए, अटैच होना चाहिए। नेक्स्ट होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब बताइए, एक चीज़ और होती है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास अपना खुद का एनर्जी होना चाहिए ताकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट करने में बनने में कन्वर्जन कर सके। तो इसके लिए जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी मिनिमम एनर्जी कंजर्व करके रखता है। कोई भी कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उस रिएक्टेंट के पास उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास खुद की कुछ एनर्जी होती है ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो सके। तो हमारे पास इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो होता है आर को इफेक्ट करता है, उसके लिए कॉलिजन थ्योरी आई। कॉलिजन थ्योरी में हम लोग क्या पढ़े, कॉलिजन भी होती है, प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है। नेक्स्ट होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये कैसे अफेक्ट करता है उस चीज़ को देख लेते हैं कि अफेक्ट करता है इफेक्टिव कॉलिजन। अब बताओ, इफेक्टिव कोलिजन विद सफिशिएंट एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। मैंने जैसे ही बताया कि कोलिजन जो होना चाहिए प्रॉपर सफिशिएंट एनर्जी, मतलब उतनी एनर्जी रहेगी तब वो कन्वर्ट हो सकेगा प्रोडक्ट में, और उसमें ओरिएंटेशन होना चाहिए। बोले तो जो भी कंपाउंड है अलग अलग कंपाउंड से प्रॉपर ओरिएंटेशन में अटैच हो। तो यहाँ पे देखा जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव कोलिजन होता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे, कोलिजन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोलिजन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारा क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो है रेट ऑफ रिएक्शन को सेकंड जो अफेक्ट करने वाला फैक्टर क्या है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर के केस में क्या होता है, प्रेशर जैसे ही इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम हमारा डाउन होता है एंड कंसंट्रेशन जो होता है इंक्रीज होता है। तो ओवरऑल जो आर है इंक्रीजमेंट होती है इसमें। नेक्स्ट है कैटलिस्ट की बात करते हैं। तो कैटलिस्ट के बारे में तो आप जानते होंगे, कैटलिस्ट जो होता है एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। रिएक्टेंट में क्या नहीं करता, पार्टिसिपेट नहीं करता। पार्टिसिपेट वो रिएक्टेंट में कभी नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, रिएक्टेंट के रेट को बढ़ा देता है, रिएक्टेंट के रेट को इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज कर देता है। तो इसमें भी आते हैं पॉजिटिवली कैटलिस्ट जो इंक्रीज करते हैं आर को, रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। बोले तो एक्टिवेशन एनर्जी जो कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हमारा ज़्यादा होगा। नेक्स्ट होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीज द आर, जब ये होता है इंक्रीज होता है आर हमारा डिक्रीज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर। इफेक्ट एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, अब बताओ, पहले मैंने क्या बताया, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होंगे, जो रिएक्टेंट साइड में मॉलिक्यूल्स होंगे उसके पास खुद की एक एनर्जी होनी चाहिए ताकि प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो सके। तो एक्टिवेशन एनर्जी वही होता है, एडिशनल एनर्जी होता है गिवन टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। मतलब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देना होता है ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन कर सके। जैसे होते हैं ना हमारे घर में छोटे भाई बहन होते हैं, उनको पापा से पैसे मांगने में डर लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, पुश करते हैं ताकि वो पैसे को मांग सके, या फिर कुछ काम है तो पापा से बोल सके। तो वही केस ये होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है जो दिया जाता है, ठीक है, एडिशनल एनर्जी, अलग से एनर्जी दिया जाता है कि भाई तो रिएक्शन कर ले, ऐसा टाइप का। और इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, डिफरेंस ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी बताओ, कोई भी मॉलिक्यूल से उसके बाद अंदर में कुछ तो एनर्जी होगा, उसके बाद थ्रेशोल्ड एनर्जी तो उसको चाहिए क्या, मॉलिक्यूल्स को से रिएक्ट करने के लिए ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो सके। तो एक्टिवेशन एनर्जी मेनली जो होता है डिफरेंस होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी का एंड इंटरनल एनर्जी का। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि रेट ऑफ इफेक्ट मतलब बोला जाए तो आर को कौन कौन से इफेक्ट ये कर रहे थे, अफेक्ट कर रहे थे, कौन कौन से फैक्टर्स जो थे अफेक्ट कर रहे थे। फर्स्ट हम लोगों ने देखा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टर जो फैक्टर अफेक्ट कर रहा था। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि प्रेशर अफेक्ट कर रहा था। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि कैटलिस्ट अफेक्ट कर रहा था। और फोर्थ हम लोगों ने देखा कि एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। तो यहाँ पे ये जो है ये रिएक्शन पूछी जाती है एग्जाम में, ये डायरेक्ट आ जाएगा, या तो इक्वेशन आ जाएगा या तो बोलेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी को आप ये एक्सप्लेन करो। तो मैं एक्सप्लेन करके बताती हूँ। एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच हम ग्राफ बनाते हैं, तो रिएक्टेंट यहाँ है, उस बाद रिएक्टेंट यहाँ है, लेकिन प्रोडक्ट उसके नीचे बन रहा है, मतलब रिएक्टेंट कम दिया जा रहा है, जिसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी उस वाले मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा है, तो वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा है। लेकिन इस केस में और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक, ये है सेम एक्सोथर्मिक के लिए, मतलब कि एक्सोथर्मिक के केस में क्या होता है, हीट जो होता है रिलीज होता है, हीट हमारा क्या होता है, रिलीज होता है, हीट को हमें एग्जिट करवाना पड़ता है, हीट रिलीज होता है, इसमें हीट देना नहीं होता, ये डायरेक्ट रिएक्शन करके हीट निकलते हैं, ये होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो होता है डेल्टा एच, बोले तो एंथैल्पी ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी जो होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। और इस केस में अगर जो बात करी जाए, इस केस में अगर जो बात करते हैं, इस वाले ग्राफ में हम जो बात करते हैं, तो एनर्जी और रिएक्शन प्रोसेस के बीच ग्राफ लेंगे, तो ये जो हमारा पॉजिटिव होता है बोले इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक का केस होता है रिएक्शन अगर जो हो रहा है तो उसमें हीट को हमें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, मतलब उसको देना पड़ेगा, भाई तू जाके रिएक्शन कर ले, हीट को हमें देना पड़ रहा है, बोले तो हीट गिव करना पड़ रहा है, ठीक है, हीट को हमें गिव करना पड़ रहा है। अब बताओ एनर्जी और रिएक्शन प्रोसेस के बीच ग्राफ क्या है, तो रिएक्शन कुछ है, रिएक्टेंट यहाँ पे है, प्रोडक्ट ऊपर ही बन रहा है, मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए उसके बाद खुद का कुछ एनर्जी होगा, फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ पे होगा, ताकि फिर वो प्रोडक्ट मतलब इस जाके इस पोजीशन से प्रोडक्ट में कन्वर्जन करना स्टार्ट होगा, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी एक पीक पॉइंट पे पहुंच चुकी है। अब देखो रिएक्टेंट यहाँ था, प्रोडक्ट यहाँ था, इस दोनों के बीच में का कितना का डिफरेंस, यही होता है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। बोले तो कितना एनर्जी हम लोग क्या करें, कीप करें, तो डेल्टा एच पॉजिटिव। अभी एक्टिवेशन एनर्जी का जो डेफिनेशन था उसमें भी यही बताया गया था, कितना एनर्जी आप क्या करते हो रिएक्शन में देते हो। तो यहाँ पे देखो पूरा का पूरा रिएक्शन में कितना एनर्जी दिया जा रहा है, रिएक्टेंट यहाँ था, प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है, और इसके बीच में कितना का डिफरेंस है, तो ये बोले रिएक्टेंट यहाँ था और प्रोडक्ट यहाँ था, तो डेल्टा एच पॉजिटिव, बोले कितना एनर्जी दिया जा रहा था रिएक्शन को करवाने के लिए। तो ये हमारा प्रोसेस होता है इंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। तो इंडोथर्मिक प्रोसेस के केस में एक्टिवेशन एनर्जी आती है, कहने का सेंस ये भी तो हो सकता है कि एक्टिवेशन एनर्जी वही तो था जिसमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाने के क्या देते हैं, एनर्जी के देते हैं, एनर्जी कीप करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में, डेल्टा एच क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ चेंज होता है, चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी बोले तो एक्टिवेशन एनर्जी फाइनल माइनस एक्टिवेशन एनर्जी इनिशियल। ओके, अब हम बात करते हैं रिएक्शन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। अब ये फॉर्मूला जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला है रिएक्शन बिटवीन रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ए बाई आर टी।
ये वाला फॉर्मूला आरएनएस इक्वेशन इसी को बोला जाता है। ये वाले क्वेश्चन से भी, इस वाले इक्वेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। तो के हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट, ए है आरएनएस कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ई है हमारा एक्सपोनेंट, ये है जो एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ जो होता है गैस कांस्टेंट, ए होता है टेम्परेचर। तो यहाँ पे इसको पूरा को हम जब ये डिराइव करके लाते हैं तो आता है log k इक्वल टू माइनस ए बाई 2.303 RT डिवाइडेड बाई प्लस log ए, ये होता है। ओके, अब इसका ग्राफ को देख लिया जाए तो log k और 1/t के बीच का जो ग्राफ होता है वो स्लोप ये होता है। अब ये बताओ, अब आप ये बताओ, लॉग को जब हम जैसे ही बाई पे इसको पुट करते हैं तो बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे, तो एम एक्स के इक्वल टू ये तो हो जाएगा 1/t को हम क्या रख रहे हैं 1/2, टी हमारा एक्स है तो एम हमारा क्या हो जाएगा माइनस ये बाई 2.3 हो जाएगा, आर हो जाएगा, और लॉग ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा सी हो जाएगा, इंटरसेप्ट। ठीक है, अब जैसे ही एट टी बोले तो एट टी जब हम इन्फिनिटी देते हैं तो के इक्वल टू 1 होता है, एंड ए इक्वल टू 0 लेते हैं तो के इक्वल टू भी ए होता है, मतलब यूनिट ऑफ ए इक्वल टू यूनिट ऑफ ए हो रहा है। तो इसका मतलब ये सेंस है कि जो रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा, बोले तो इनिशियल कंसंट्रेशन का होगा, तो बोले तो मोल पर लीटर, यही हो सकता है यूनिट इसका। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, रेट ऑफ कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट होता है, इंक्रीज होता है, आर भी हमारा इंक्रीज होता है। और अगर जो के बोले तो रेट कांस्टेंट 2 दिया हुआ है और टेम्परेचर भी 2 दिया हुआ है, अलग अलग गिवन दिया हुआ है, तो हम क्या लिखते हैं log k2 बाई k1 इक्वल टू ए बाई 2.303 आर ई टू 1/t1 माइनस 1/t2। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम, ये फॉर्मूले हैं, आप नोट कर सकते हो इसको भी। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अब टेम्परेचर कॉफिशिएंट एक क्या होता है, तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, रेशियो होता है, के का रेशियो होता है, बोले तो रेट कांस्टेंट का रेशियो होता है, 2 डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंस बाई 10 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होता है, 2 रेट कांस्टेंट होते हैं, के टी डिवाइडेड बाई के इनिशियल। मैं इसको लिखती हूँ, टेम्परेचर कॉफिशिएंट को बेसिकली हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो होता है रेशियो होता है के टी डिवाइडेड बाई के इक्वल टू अप्रॉक्स जो वैल्यू आता है 2 आता है, वैल्यू 2 से 3 तक का वैल्यू आता है। के टी हमारा क्या है, इसमें जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है, ज़्यादा कुछ नहीं, यही होता है हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट। इसको जो आर के कंपेरिजन में लिखा जाता है, बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन के कंपेरिजन में R2 डिवाइडेड बाई R1 इक्वल टू होता है K2 डिवाइडेड बाई K1, यही होता है इक्वल टू म्यू। इसी को हम पूरा ओवरऑल लिखते हैं कि डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 10, मतलब टेम्परेचर में कितना से डिफरेंस होता है, 10 डिग्री सेल्सियस से डिफरेंस हो रहा है, यही होता है हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो कैसे लगी मेरी ये एक्सप्लेनेशन? इफ़ यू लाइक दिस एंड यू लाइक माई अंडरस्टैंडिंग अप्रोच एंड टीचिंग अप्रोच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू सो मच।